ओके, सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो अपने सुपीरियर को बता के कर सकता है। इसके बाद है हमारा एडवांटेज। क्या क्या है स्केलर चेन का एडवांटेज? क्या होगा स्केलर चेन का एडवांटेज? होगा तुम्हारा सबसे पहला कि इसमें इंफॉर्मेशन का स्मूथ फ्लो होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक प्रॉपर अथॉरिटी है उसी के थ्रू इंफॉर्मेशन जाना है, तो एक परफेक्ट फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का। दूसरा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बना रहेगा। बिना आप अथॉरिटी अपने सुपीरियर से सुपीरियर जो है आपका बॉस जो है आपका, उससे आप परमिशन लिए बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस बना रहेगा। उसके बाद सुपेरियर्स और सबऑर्डिनेट्स का जो रिलेशन है वो अच्छा होगा। इसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड जो है ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होगा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हम तुमको पता है ना कि ए जो है बी को बोलेगा, बी सी को, सी डी को। तो हमेशा देखो पूरे लाइन में एक सुपेरियर और सबऑर्डिनेट है। ए जो है केवल बी को बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि ए जो है बी को भी बोलेगा, सी को भी बोलेगा, डी को भी बोलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ए बी को बोलेगा एक सुपेरियर एक सबऑर्डिनेट, फिर बी सी को बोलेगा एक सुपेरियर एक सबऑर्डिनेट, सी डी को बोलेगा एक सुपेरियर एक सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद इसका कंसिक्वेंसेस क्या है? अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। कोई भी कहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनाइजिंग में तब बताएंगे कि इनफॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस वजह से बहुत से कंफ्यूजन अराइज होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस नहीं बन पाएगा। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस नहीं बनने की वजह से दिक्कत क्या आएगा कि वही वापस से हम लोग थर्ड वाले प्रिंसिपल पे चले जाएंगे कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो गया किसी के पास तो वो मिसयूज कर लेगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया, अथॉरिटी कम हो गया, तो वो क्या करेगा? डिले इन वर्क हो जाएगा। इसके बाद अनहेल्दी रिलेशन बनेगा सुपेरियर और सबऑर्डिनेट के बीच, अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है तो। अब बोलो अनहेल्दी रिलेशन कैसे बनेगा? अब मान लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा कोई जूनियर कोई काम करने के पहले मेरे से पूछेगा। अब मेरा जूनियर मेरे से पूछ ही नहीं रहा है कोई काम करने के पहले, तो ऑब्वियस बात है कि हमको गुस्सा आएगा। ठीक है, तो इस गुस्से की वजह से सुपेरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। इसके बाद लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ फॉर्मली तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो कोई किसी को भी कोई काम कह रहा है, कोई किसी को भी कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हो सकता है कि एक से ज्यादा इंसान आपको ऑर्डर दे आके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा हमारा आज का प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोलता है? बोलता है कि हर चीज, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर इंसान के लिए, हर चीज के लिए एक सही जगह होना चाहिए। जैसे एक अनस्किल्ड वर्कर जो तिहाड़ी मजदूर हम लोग बोलते हैं, उस तिहाड़ी मजदूर को हम लोग सीए के पोजीशन पे नहीं बिठा सकते हैं, उसी तरीके से एक सीए को तिहाड़ी मजदूर की तरह नहीं घटा सकते हैं। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि ये प्रिंसिपल हमको बोलता है हर चीज का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, वो तुम्हारे पीपल हो सकते हैं यानी ह्यूमन रिसोर्स, हमारे मटेरियल हो सकते हैं, वो सुटेबल प्लेस पर एट एप्रोप्रिएट टाइम अगर रहते हैं तो उनका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तिहाड़ी मजदूर को सीए के पोजीशन पे बिठा दो तो क्या वो इफिशिएंटली काम कर पाएगा? उसको पता ही नहीं है फाइनेंस क्या होता है, उसको पता ही नहीं है अकाउंट्स क्या होता है, तो वो क्या काम करेगा? उसका एफिशिएंसी घट जाएगा, घट क्या खत्म हो जाएगा एक तरीके से। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वो अपने सही पोजीशन पे है वो चीज या वो सामान या वो इंसान, तो वो क्या होगा? एक एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा। दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी, और वही हम बोले कि अगर सही इंसान सही जगह पे है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में उसका इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। इसके बाद इसका फायदा क्या होता है? ऑर्डर, एक सही ऑर्डर में रखने का फायदा क्या होगा? ये बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल है, कोई इसमें हार्ड एंड टफ कुछ है नहीं। जो हार्ड एंड टफ वाला प्रिंसिपल होगा ना, हम तुम लोग को बता देंगे। तुम लोग अगर एग्जाम में सारे प्रिंसिपल्स ना भी रट के जाओ, प्रैक्टिकल जब कोई पूछने आता है या फिर तुम्हारे एग्जाम के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी सारे प्रिंसिपल्स नहीं आते। जैसे ये ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है, एकदम श्योर शॉट है ये ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क बहुत रेयर चांस है आने का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, स्केलर चेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई कि आगे जाके जब ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस पे पूरा एक टॉपिक है, एक पार्ट कवर करता है ये चैप्टर का।
ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स जो भी हैं, वो अगर सही जगह पर रहेंगे तो मोर एफिशिएंट वे में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, मोर इफेक्टिव वे में उसका जो रिटर्न है हमको मिलेगा। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्मूथनेस बना रहेगा, सिस्टमेटिक वर्किंग होता रहेगा। उसके बाद इसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो रिसोर्सेज जो हैं वो इनएफिशिएंटली यूज होंगे, जिस वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा। एंड इसके अलावा डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में लैक ऑफ डिसिप्लिन होने का क्या मतलब है कि आपका अगर एक सही चीज़ सही जगह पे नहीं है, किसी भी प्यून को आप उठा के चार्टर्ड अकाउंटेंट के पोजीशन पर अगर बिठा दो तो क्या उसको पता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लॉ क्या मांगता है, उसको पता ही नहीं है। उसको पता नहीं है कि एक लेबर आवर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग को, जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, आगे का पढ़ाई करोगे तो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा लेबर एक्ट के बारे में। लेबर एक्ट कहता है कि एक किसी भी मजदूर को आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ के अनुसार। अब प्यून को तो ये बात नहीं पता है, तो वो जितने भी उसके अंडर में जितने लोग काम करते होंगे वो उनसे चाहेगा कि हमको इतना बड़ा पोजीशन मिला है तो मुझसे दिन रात काम कराएं, और ये गलत है। तो इस वजह से डिसिप्लिन खत्म होता चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है इक्विटी। इक्विटी मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विटी से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है। इक्विटी क्या बोलता है? इक्विटी बोलता है सामान्यता, ठीक है, सामान्यता। सामान्यता क्या होता है भाई? ये सामान्यता मतलब हर किसी को इक्वल ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि अगर वो कम पढ़ा लिखा है तो हम उसको बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे, या वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे दूसरों के कंपैरिजन में। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी लेवल पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, या तो कास्ट, रिलीजन, रेस, कोई भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। अगर वो जेंट्स है या लेडीज है कोई फर्क नहीं पड़ता है, काला है गोरा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हिंदू है मुस्लिम है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉइज हैं आप उनको सबको इक्वली ट्रीट करो, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है, किसी को ज़्यादा हर्ट नहीं करना है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। इसी वजह से इसका सबसे बड़ा हम एग्जांपल बताते हैं, जो साउथ की जो कंपनीज का जो ब्रांचेज है, साउथ इंडिया में जितनी कंपनीज का ब्रांचेज, उसमें कई ओकेजन पे लोगों को अलाउड है कि वो धोती कुर्ता पहन के आए। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर अलाउ नहीं करता ये, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस ओनली प्रिंसिपल, इक्विटी प्रिंसिपल के अनुसार लोग धोती कुर्ता पहन के आते हैं। पोंगल कोई उनका पर्व होता है उस दिन। इसके बाद कई सारे दशहरा वगैरह में, जैसे बंगाल में दशहरा में तुम्हारा जो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं वो सारी कंपनीज में भी लोग फॉलो करते हैं। तो ये चीज हमको बताता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनैलिटी। दूसरे कंट्री का है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, एकदम इक्वल ट्रीट करना है सबको। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट पार्शियल है या बायस्ड है किसी एम्प्लॉय को लेकर, तो देन एम्प्लॉइज विल गेट डिससैटिस्फाइड एंड वर्क विद लेस एफिशिएंसी। अब मेरे से ज्यादा किसी को अगर वैल्यू मिल रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि मेरा एफिशिएंसी कम होगा, हमको लगेगा हम क्यों करें। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे टैलेंट को, मेरे चीज़ों को समझ ही नहीं रहा है, इफेक्टिव मान ही नहीं रहा है, हम कितना भी कर ले हमको उससे कम ही ट्रीट किया जाएगा, तो फिर हम क्यों एफिशिएंटली काम करेंगे, एफिशिएंसी घटेगा। दूसरा, ये स्टेट करता है दैट स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट शुड मस्ट बी मेड विद लेजी एम्प्लॉइज टू सेंड मैसेज टू अनदर एम्प्लॉइज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या हो रहा है, हम जो है ये क्या है, गोरे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सब लोग ट्रीट कर रहा है, हम अगर काम में कुछ गलती भी करते हैं तो हमसे प्यार से बोला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई इंसान जो है वो काला है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जरा सा उससे गलती हो गया जिसके लिए कोई लॉस नहीं होने वाला था, फिर भी उसको बहुत डांट दिया गया जस्ट बिकॉज वो अच्छा नहीं दिखता है, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। हाँ, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय, अब डिस्क्रिमिनेशन आप ये नहीं, अब काला है तो इसका मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन काले के बेसिस पे मत कीजिए, लेकिन अगर उसका काम ही कुछ गलत है
काम ही वो गलत किया है, तो आपको पूरे जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम लोग सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो जो लेजी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या होता है, ये अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होंगे, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, उसके बाद उनका कोऑर्डिनेशन बनेगा अमॉन्ग एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है। फिर अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसका कंसिक्वेंसेस क्या क्या होगा, तो सबसे पहला डीमोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के। क्यों? क्योंकि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। इसके बाद अनहेल्दी रिलेशन बनता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच, ठीक है। अगर कोई हमको गलत तरीके से ट्रीट करता है तो ऑब्वियस सा बात है कि हम उससे मेरा कभी भी एक रिलेशन जो बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच एक अनहेल्दी रिलेशन बनता है। आज के लिए 3 हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब बचा हुआ है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, इनिशिएटिव और स्पिरिट डिकॉक्स। ये तीनों होगा, इसके बाद हमारा ट्रेडिशनल प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। गेट रेडी, थोड़ी देर में हम फिर और भी डालेंगे वीडियोस। अभी इतना करिए आप लोग। फिर इकोनॉमिक्स का देखते हैं, आज 2 क्लास आज इकोनॉमिक्स का डाल देते हैं, हमारा अप टू डेट हो जाएगी क्लासेस। चलो ध्यान रखो सब अपना, टेक केयर, बाय बाय।